हेलो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम लोग जो भी अभी तक बात कर रहे थे उसमें हम लोग ने देखा था कि किस तरह का एम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर है। उसी में एक कड़ी आती है जिसमें हम लोग फैक्ट्रीज में किस तरह की स्थिति है, जो भी कारखाने हैं और साथ में फर्म्स हैं। फर्म कोई भी कंपनी को तो नहीं बोलते, कोई भी चीज़ जो कुछ बना रही है, और कार्यालयों में किस तरह का रोजगार है उसको देखने की बात की गई है। हालांकि इस सेक्शन का नाम ये रखा गया है किताब में, और बात इसको छोड़ करके बाकी सेक्टर्स की भी है। तो क्षेत्रवार या क्षेत्रक अलग अलग बोलते हैं, सेक्टर्स बोलते हैं, उसमें किस तरह का रोजगार उसकी बात की गई है। तो होता क्या है यार कि जैसे जैसे किसी भी अर्थव्यवस्था में आर्थिक विकास होता है ना, आर्थिक विकास के साथ साथ जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं उनका डाइवर्सिफिकेशन होता है। क्या होता है? डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण। विविधीकरण का मतलब क्या हुआ कि पहले जो एक कम विकसित अर्थव्यवस्था होती है उसमें मुख्य रूप से खेती हो रही होती है, मत्स्य पालन है, पशुपालन है, बागवानी है, ये सारी चीजें जो हम लोग मुख्य रूप से ग्रामीण अर्थव्यवस्था से जोड़ करके देखते हैं, पशुपालन और ये सारी चीजें। तो उतनी ही एक्टिविटीज लिमिटेड रही हैं। जैसे जैसे अर्थव्यवस्थाओं का विविधीकरण होता चला जाता है, कोई इंसान है जो एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहा है, बहुत सॉफ्टवेयर डेवलप करना भी बहुत ही बड़ी चीज है। अभी तो बहुत ही उसमें भी फिर फ्रंट एंड डेवलपर्स हो जाते हैं, बैक एंड डेवलपर्स होते हैं, उसमें से भी अलग अलग प्रोग्रामिंग्स आती हैं, फिर कुछ लोग वेबसाइट बनाने वाले रह जाते हैं। बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन होता चला जाता है और आप एक बहुत ही छोटे से नीश में काम कर रहे होते हो, क्योंकि इतना ज्यादा स्पेशलाइजेशन हो चुका होता है। ठीक, स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है? विशिष्टीकरण, कि सिर्फ और सिर्फ आपको ये चीज आती तो आप ये काम करोगे, उससे भी आपका काम चलेगा और पूरी अर्थव्यवस्था भी ज्यादा विकसित और प्रौढ़ मानी जाएगी। अच्छा, अब क्या हुआ? तो होता क्या है कि जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होगा, आर्थिक गतिविधियों का विविधीकरण होगा, और इसी प्रोसेस में जो लेबर फोर्स है, जो श्रम शक्ति है, वो खेती से निकल करके जो इंडस्ट्रीज हैं और सर्विसेज हैं, कहां कहां जाएगी? जो श्रम शक्ति है ना, वो अन्य श्रम शक्ति, कृषि और अन्य संबंधित क्रियाकलाप। अन्य संबंधित क्रियाकलाप क्या है? पशुपालन है, बागवानी है, जो मैंने बताया। इन सारों से निकल के कहां चली जाएगी? उद्योगों में और सेवाओं की ओर। ठीक है, क्या मैंने बोला? उद्योगों और सेवाओं की तरफ जाने लग जाती है। पहले सारे लोग खेती कर रहे थे, अब जैसे जैसे डाइवर्सिफिकेशन होता गया तो निश्चित रूप से खेती छोड़ करके कहां जाएंगे? तो या तो उद्योगों में जाएंगे या फिर सेवाओं में जाएंगे। अब इसमें भी ऐसा होता है, आमतौर पर एक चीज देखी जाती है कि धीरे धीरे खेती को छोड़ करके लोग उद्योगों में बहुत ज्यादा जा रहे होते हैं, और उद्योग आपको परमानेंट जॉब देना स्टार्ट करते हैं। खासतौर से जो सेमी स्किल्ड लेबरर्स हैं, जो अनस्किल्ड उनके लिए नहीं, जो सेमी स्किल्ड हैं और ब्लू कॉलर जॉब्स बोला जाता है उन लोगों के लिए, तो उन लोगों को बहुत अच्छे से स्थायित्व के साथ रोजगार मिल पाता है इंडस्ट्रीज में, उद्योगों में। भारत में बड़ा अजीब सिस्टम रहा है। आमतौर पर दुनिया के बहुत सारे देशों ने जो आज डेवलप हो चुके हैं, उन्होंने ये फेज देखा कि पहले कृषि में था, फिर उद्योगों में बहुत ज्यादा लोग आए, और फिर जो तीसरा फेज आता है उसमें क्या आता है? उसमें फिर सेवाओं में बहुत तेजी से रोजगार का प्रसार होने लग जाता है, लोग सेवाओं की तरफ बहुत तेजी से जाने लग जाते हैं। भारत में क्या हुआ है कि उद्योगों की तरफ कभी भी बहुत ज्यादा तेजी से नहीं गए, कृषि के बाद सीधे सीधे लोग यहां से सेवाओं की तरफ चले गए। ठीक है, आमतौर पर जो प्रवृत्ति होती है वो क्या होती है? कृषि से उद्योगों में भी जाएंगे, सेवाओं में भी जाएंगे, लेकिन उद्योगों में बहुत ज्यादा तेजी से जाएंगे, और एक टाइम ऐसा आएगा कि उद्योग देश के ज्यादातर लोगों को एम्प्लॉयमेंट दे रहा होगा। आमतौर पर यह ट्रेंड देखा गया, भारत में नहीं। भारत में क्या हुआ? खेती में सबसे ज्यादा लोग थे और फिर सीधे सीधे ज्यादा किसमें हो गए? सेवा क्षेत्र में। अभी आपको डेटा दिखाऊंगा तो आपको समझ में आएगा। अच्छा, आमतौर पर क्या होता है कि बाद वाली जो सबसे लास्ट फेज होती है उसमें सेवा क्षेत्र में ज्यादा लोग आते हैं, लेकिन भारत में क्या हुआ? भारत में पहले ही सेवा क्षेत्र में ज्यादा लोग जाने लग गए। अच्छा, अब क्या हुआ? इसी हिसाब से आप ये भी देखो कि जो ग्रामीण क्षेत्र होते हैं ना, उनसे शहरों की तरफ पलायन होने लग जाता है और प्रवसन होने लग जाता है। माइग्रेशन बोलते हैं हम लोग इसको इंग्लिश में। लोग गांव से शहरों की तरफ आने लग जाते हैं। अच्छा, अब यहां पर एक बात समझिएगा, दो तीन चीजें हैं जो हमारी अंडरस्टैंडिंग को काफी हद तक बाधित रखती है जब तक हम उन सारी चीजों को ठीक से सोचते नहीं है। जैसे गांव और शहर होते क्या है? शहर ऐसे होते हैं जहां पर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, ऐसा होता है क्या? हाँ, सही बात है, गांव में उस तरह की बिल्डिंग्स हमको नहीं दिखती हैं। लेकिन अर्थशास्त्र में जो गांव की परिभाषा है वो मुख्य रूप से यही होती है कि जहां की अधिकतर आबादी खेती और संबंधित आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है, उसी को गांव बोलते हैं। तो सीधी सी बात है, जब लोग उद्योग या सेवाओं में जाएंगे तो अपने आप ही क्या हो जाएगा? वही शहरी क्षेत्र बनने लग जाएगा। वहीं के लोग पहले खेती कर रहे थे, अगर उसी जगह के लोग खेती की जगह उद्योग और सेवा क्षेत्र में लग जाए तो अर्थशास्त्र के हिसाब से हम लोग सामान्यतः क्या बोल देंगे कि ये तो शहरी क्षेत्र हो गया है। अच्छा, अब एक और बात समझिए, जो अंडरस्टैंडिंग है वो बाधित कहां पर होती है, समझ बाधित कहां पर होती है
कि शहर और गांव, इनकी जो परिभाषा है ना बहुत रिजिड नहीं होती है। जैसे आरबीआई है, अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऐसा बोलती है, अभी का डेटा हो सकता है थोड़ा चेंज हुआ हो, कि जहां पर 49,000 से कम की आबादी है वो भी गांव है। ठीक है, तो वो टीयर 4, टीयर 5 और टीयर 6 सिटीज कहती है उनको, और उनको गांव में गिनती है। 49,000 में तो हमारे शहर भी आ सकता है, थोड़ा सा बड़ा टाउन आ सकता है, लेकिन उसको भी गांव बोल देगी। हमारे देश में आमतौर पर बाकी जो विभाग है वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कोई ऐसा क्षेत्र जहां की जो जनसंख्या घनत्व है वो 490 स्क्वायर मीटर, 490 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर से कम हो। ठीक है, और साथ में 75% से ज्यादा लोग खेती में जुड़े हुए हों, लगे हुए हों, तब हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रामीण क्षेत्र। और बाकी के जो क्षेत्र है वो हमारे शहरी क्षेत्र हो गए। समझ रहे हैं, सारी बात समझ में। बात यह है कि शहर और गांव, इनकी परिभाषाएं बहुत रिजिड नहीं है। आप किस दृष्टिकोण से कौन सी चीजों को एड्रेस करना चाहते हैं उस हिसाब से परिभाषाएं बदलती रहती हैं। मोटी मोटी जो परिभाषा अर्थशास्त्र में वो ये है कि जहां पर ज्यादातर लोग खेती और संबंधित आर्थिक गतिविधियों में संलग्न है वो गांव है, जहां पर उद्योग और सेवाओं में ज्यादातर लोग लगे हुए हैं तो वो शहर है। और सीधी सी बात है, अगर आप लोग खेती से निकल करके किसी और जगह पर जा रहे हो तो वही फिर शहर बन गया। अच्छा, अब क्या हुआ, तो ये तो हमें पूरा जो सरल चरण समझ में आ गया। अब इसमें क्या होता है कि श्रम शक्ति का कार्यानुसार अगर हमें वितरण देखने को मिल जाता है कि किस सेक्टर में कितने लोग लगे हुए हैं, किस तरह का काम कितने लोग कर रहे हैं, तो भी हमें एक रोजगार की अंडरस्टैंडिंग मिलती है। हम लोगों ने पहले देखा था कि पुरुष कितने कहाँ पर हैं, महिलाएं कितनी हैं, शहरों में कितना रोजगार है और गांव में किस तरह का रोजगार का सिस्टम है, वर्कफोर्स पूरी जनसंख्या की तुलना में कितने लोग हैं। अब जो रोजगार करने वाले लोग हैं, जो लोग काम कर रहे हैं, वो कहां कहां पर किस हिसाब से किस सेक्टर में कितने लोग लगे हुए हैं उसको देखते हैं। तो यहां पर क्या होता है, इससे हमें रोजगार के स्वरूप का थोड़ा अंदाज लगता है। अच्छा, अब एक और बात आ जाती है। ठीक, क्या समझ में आया अभी तक कि ग्रामीण क्षेत्रों और शहर की जो परिभाषा है वो फिक्स नहीं होती। इसी तरह से हमारे यहां पर 8 सेक्टर्स में हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है, 8 वर्गों में विभाजित किया हुआ। 8 सेक्टर्स तो नहीं बोलेंगे, 8 वर्गों में विभाजित किया हुआ है किसको, जब हम लोग रोजगार पढ़ रहे होते हैं कि लोग इन तरह की एक्टिविटीज में लगे हुए हैं। अच्छा, कौन कौन सी 8 चीजें हैं। पहला तो आपका आ जाता है खेती, दूसरा माइनिंग एंड क्वारिंग, क्या बोलते हैं इसको, खनन और उत्खनन। अच्छा, तीसरा क्या है, विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, जब कोई चीज बहुत बड़े स्तर पर बनाई जाती है तो उसको बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग। आप लोगों ने कक्षा 9 और 10 में पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में कोई प्रिपरेशन लिखते हैं उसको कि किसी भी लैब में हम कोई चीज कैसे बनाते हैं, लेकिन अगर बहुत बड़े स्तर पर बनाना है तो उसको हम लोग बोलते हैं विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग। फिर चौथा जाता है ये, इसको बोलते हैं यूटिलिटीज। क्या बोलते हैं हम लोग, यूटिलिटीज। यूटिलिटी समझते हैं, जिनका जीवन जीने के लिए आवश्यक वस्तुओं की तरह देखा जा सकता है। तो इसमें क्या क्या आ जाते हैं, आपकी विद्युत है, गैस है और जलापूर्ति है। नॉर्मली तीनों की ही पाइपलाइन रहती है, विद्युत के तार रहते हैं, तीनों की मतलब इन दोनों की पाइपलाइन और इसके तार रहते हैं। इस तरह से हम लोग सप्लाई कर रहे होते हैं। फिर क्या आता है, निर्माण कार्य, कंस्ट्रक्शन, रोड्स बनानी है, पुल बनाने हैं, सारी चीजें। फिर आ जाता है आपका व्यापार, परिवहन और भंडारण यानी कि ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज, और सेवाएं मतलब सर्विसेज। अच्छा, ये 8 सेक्शंस हो गए। अब इसमें भी आप ये समझिए कि कई जगह पर इन दोनों को मिलाकर के प्राइमरी सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि प्राइमरी सेक्टर जो होता है उसमें क्या बोला जाता है, प्राथमिक क्षेत्र में क्या कहा जाता है कि सामान्यतः ऐसी चीजें जो प्रकृति से हमें सीधे रूप पर मिल रही है, सीधे रूप में। तो माइनिंग और क्वारिंग में हम लोग पत्थरों को निकाल रहे हैं, किसी तरह के खनिज को निकाल रहे हैं, तो वो क्या हुआ, एक तरह से प्रकृति से हमें सीधे तौर पर मिल रही है, उसको हम रिफाइन नहीं कर रहे हैं, हम निकाल रहे हैं। तो उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोल सकते हैं, प्राइमरी भी बोला जाता है। लेकिन हमारी किताब में अभी इसको क्या दे रखा है, सिर्फ और सिर्फ पहले को ही प्राइमरी दे रखा है, दूसरे को हम लोगों ने यहां पर इंडस्ट्रीज में काउंट कर लिया है। ठीक, उसके भी पहले एक और चीज क्या दे रखी है कि इन 8 जो वर्गीकरण किया गया है, इन 8 को बोला गया है औद्योगिक क्षेत्र, जबकि सेवाएं तो हम लोग अलग से ही काउंट करते हैं। तो जब आप लोग इस तरह से पढ़ेंगे तो आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि ये क्या हो रहा है यार, ये तो उद्योग ये हुआ करता था, यहाँ पर ऐसा है। ऐसे ही टर्शरी और सेकेंडरी में आरबीआई और हमारा एक मिनिस्ट्री है स्टैट्स की बात करती है, तो उन दोनों में भी थोड़ा सा मतभेद देखने को मिलता है। तो होता यह है कि यहाँ पर कोई रिजिड लाइन नहीं होती है, ये बैडमिंटन का कोर्ट नहीं है कि नहीं शटल जरा सी आगे गिर गई तो आपका पॉइंट हो गया, ऐसा नहीं है। ये रियल लाइफ में बाउंड्रीज बहुत ज्यादा प्रॉपर्ली डिफाइंड नहीं है, इसलिए हम लोग कौन सी चीज पढ़ रहे हैं, किस दृष्टिकोण से देख रहे हैं, वहां पर बहुत कुछ मैटर करता है। और इसीलिए इसमें किसी भी तरह से कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। आप आराम से मान लो कि हाँ ठीक है, यहाँ पर इन्होंने खनन को बोल लिया कि इसमें हम लोग कुछ टूल्स वगैरह लगा करके करते होंगे, तो टूल्स वगैरह लगा करके ही हम लोग खनन क्या करते हैं, कुछ मशीन्स रहती है, इसलिए चलो हम लोग इसको क्या मान लेते हैं, सेकेंडरी मान लेते हैं अभी के लिए। ठीक, कोई रिजिडिटी नहीं है, समझ है ना। तो इसमें क्या समझ में आएगा कि कृषि आपने बोल दिया प्राथमिक क्षेत्र, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा, इन 5 को मिला करके, सॉरी इन 4 को मिला करके विनिर्माण तक, इन 4 को मिला करके हम लोगों ने बोल दिया यहाँ पर
द्वितीय क्षेत्रक सेकेंडरी सेक्टर, और जो बाकी के 3 है व्यापार है, परिवहन और भंडारण है, और सेवाएं, इनको ही सर्विसेज के अंडर हम लोगों ने काउंट किया तृतीय क्षेत्रक। अच्छा, अब हम लोग क्या करेंगे, प्राथमिक क्षेत्रक में कितने लोग काम कर रहे हैं, द्वितीय क्षेत्रक में कितने लोग काम कर रहे हैं और तृतीय क्षेत्रक में कितने लोग काम कर रहे हैं, इसको देखेंगे। अब इसमें इस वीडियो को देखने वालों को कुछ थोड़ा और फायदा होगा। हमारे पास जो एनसीईआरटी की किताब है उसमें हिंदी की किताब में 2011 और 12 का डेटा दे रखा है, और इंग्लिश की किताब में 2017 और 18 का डेटा दे रखा है। तो हम लोग 11 और 12 का भी देखेंगे, 17 और 18 का भी देखेंगे, और उससे भी हमें कुछ ट्रेंड समझ में आएगा। अगर हमने एक ही किताब पढ़ी होती, जो ज्यादातर लोग इसे खुद से पढ़ रहे हैं या किसी और एक ही मीडियम में पढ़ रहे हैं, तो उनको ये समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा हो गया, लेकिन यहाँ पर हम एक और ट्रेंड देख पाएंगे, तो चलिए उसको भी देख लेते हैं। अब बात करते हैं किस तरह का डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन उससे जस्ट पहले मैंने अभी आपको बताया था कि ग्रामीण क्षेत्र किसको डिफाइन किया गया है, अलग अलग तरह से डिफाइन किया गया, कोई फिक्स डेफिनेशन तो है नहीं। तो एक तरह में बोला गया है कि घनत्व तो जब जनसंख्या घनत्व तो 400 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर से कम हो, मैंने 490 लिख दिया था, वो कंफ्यूजन था 49,000 का। आरबीआई ने 49,000 बोला हुआ है कि 49,000 से कम की जनसंख्या है तो वो ग्रामीण क्षेत्र है, लेकिन बाकी जो गवर्नमेंट मंत्रालय है वो इस तरह की बात करते हैं कि 490 नहीं, 400 अगर हो, ये गलत है, 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम का जनसंख्या घनत्व और 75% से ऊपर का जो पॉपुलेशन है वो खेती या फिर उससे अलाइड 75% प्लस, यानी कि 75% से ज्यादा जनसंख्या हो जो कृषि प्लस यानी कि खेती और उससे संबंधित एक्टिविटीज में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में संलग्न हो, उसमें लगी हुई हो। अच्छा चलिए, वो तो एक साइड पॉइंट था, उसको देख लिया। अब आ जाते हैं डिस्ट्रीब्यूशन किस पर, कि किस तरह का जो बटा हुआ है रोजगार, किस किस तरह से बटा हुआ है उसको देख लेते हैं। तो 2 डेटा पॉइंट्स हमारे पास है टाइमलाइन में, 2011 और 12 का, ये हिंदी की किताब में है और ये इंग्लिश की किताब में है, दोनोों को ही देखेंगे, एक साथ देखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप देखो प्राथमिक क्षेत्रक में क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में तो प्राथमिक क्षेत्रक बहुत ही आगे 64.1%, यानी कि 100 में से 64 से भी ज्यादा लोग 2011 और 12 में खेती में काम कर रहे थे, खेती या संबंधित एक्टिविटीज में। अच्छा, और यहां पर हम लोगों ने जिस तरह से डिफाइन किया हुआ है वहां पर माइनिंग और क्वारिंग अलग है, तो 100 में से 64 लोग इतना ज्यादा काम कर रहे हैं, कहां पर, गांव में। अच्छा, और देखिए शहर में उतना ही ये कम है, 6.7 है। क्यों, शहर उसको बोलते ही है जहां पर खेती को छोड़कर के बाकी गतिविधियां जो है वो मुख्य रूप से आर्थिक गतिविधियां कुछ और हो, खेती ना हो, तो शहरों में बहुत ही कम था। ठीक, 64.1 है गांव में और 6.7 है शहर में, जो अपने को ठीक ठीक लगता है, हाँ ऐसा होना चाहिए। ऐसे ही आप 2017 और 18 में देखोगे तो यहां पर खेती में काफी तेजी से लोग कम हुए हैं। प्राथमिक क्षेत्रक में देखिए 59.8% रह गया है, पहले 64.1 था, यानी कि करीब 6% की गिरावट आ गई है, 6 से भी थोड़ा, सॉरी 6% नहीं, 4% से थोड़ा ज्यादा, 4.3% की, किसमें, खेती में काम करने वाले लोगों की ग्रामीण क्षेत्र में। इसका मतलब खेती से निकले तो कहीं और गए होंगे, कहां गए होंगे वो हम देखेंगे, लेकिन आप फिर भी देखिए कि यहाँ पर गिरावट है 64 से 59 में, जो सही बात हुई, खेती को छोड़कर के लोग बाकी कामों में जा रहे हैं। अच्छा, शहरी क्षेत्र में 6.7 पहले था, अब 6.6 है, तो कोई बहुत अंतर नहीं पड़ा, जैसा पहले था लगभग वैसा वैसा शहरों में अभी भी है। ऐसे ही द्वितीय क्षेत्रक में शहरों में 35% लोग पहले काम कर रहे थे, अभी 34.3 कर रहे हैं, यानी कि खेती में थोड़ा सा कम हुआ। जो सेकेंडरी है द्वितीय क्षेत्रक है उसमें अपेक्षाकृत ज्यादा लोग हट गए, यानी कि आज से 10 साल पहले 2011 और 12 में जो लोग काम करने वाले लोग थे द्वितीय क्षेत्रक में वो 35% थे, अब 34.3% रह गए, कहां पर, शहरी क्षेत्रों में। और इन दोनों से जो लोग निकल करके आए वो पहुंच गए होंगे तृतीय क्षेत्रक में, जो बहुत ही बड़ा है शहरों में, 58.3%, लगभग 60% के आसपास, और यहां पर आप देखोगे तो 59.1 हो गया है, तो ये और भी ज्यादा बढ़ गया है। इसका मतलब क्या हुआ कि शहरों में सबसे ज्यादा जो काम हो रहा है वो सेवा क्षेत्रों में हो रहा है। सेवा में क्या था, ट्रांसपोर्टेशन है, स्टोरेज है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का काम है, हर तरह की सारी चीजें जिसमें कोई आप चीज बना नहीं रहे हो लेकिन लोगों को इधर से उधर चीजों को प्रोवाइड करो जिससे कि बाकी सारा ओवरऑल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव हो रहा है। तो सेवा क्षेत्र सबसे ज्यादा एंगेज करता है लोगों को एम्प्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से शहरों में, और गाँव में प्राथमिक क्षेत्रक है, खेती या उससे संबंधित गतिविधियां। दूसरी चीज जो आप देखोगे द्वितीय क्षेत्रक में 20.4% लोग इन्वॉल्व थे 2011 और 12 में, और तृतीयक में 15.5% लोग, कहां पर, गांव में। और इसमें भी आप देखोगे तो यहां पर भी आपका तृतीय क्षेत्रक बढ़ा है, देखो 19.8 पहुंच गया, यानी कि पहले जितने लोग टर्सरी सेक्टर में इन्वॉल्व थे, तृतीय क्षेत्रक में इन्वॉल्व थे गांव में, वो भी बढ़ा है। तो शहरों में भी बढ़ा है, गांव में भी बढ़ा है, और गांव में ये नंबर ज्यादा तेजी से बढ़ा है, और गांव में जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व थे वो काफी तेजी से कम हुआ है। लेकिन जो आपका मैन्युफैक्चरिंग, जो द्वितीय क्षेत्र है, द्वितीय क्षेत्र को कई बार सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग बोल देते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें, तो मैन्युफैक्चरिंग नहीं बोलना चाहिए कायदे में तो, लेकिन बोल भी दिया जाता है क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट उसका एलिमेंट है। अब देखिए 20.4 से यहां पर 20.4 रहा, तो जो आपका द्वितीय क्षेत्र है उसमें कोई भी परिवर्तन लगभग नहीं आया इन 7-8 सालों के बीच में गांव में,
और शहरों में भी लगभग नहीं आया। तो जो शहर का वर्गीकरण था ना, मतलब जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन था श्रम शक्ति का, वो लगभग लगभग वैसा ही रहा। गांव में काफी बदल गया, गांव में खेती में कम होने लगे और प्रत्येक में बढ़ गया। ये चीज हम लोगों ने देखी। अच्छा, दूसरी चीज क्या देखी कि गांव में भाई यहां पर लगभग 60% लोग काम कर रहे हैं और शहरों में प्रत्येक क्षेत्र में 60% लोग काम कर रहे हैं। देखिए यहां पर और यहां पर, ठीक है। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, देखिए, और ऐसा ही यही ट्रेंड यहां पर भी है। अच्छा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोगों ने देख लिए। अब आ जाते हैं पुरुषों और महिलाओं के बीच में जो है डिवीजन, उसका कैसा है। पुरुषों में लगभग 43% लोग ऐसे थे जो खेती में काम कर रहे थे 2011 और 12 में, फिर वो घट करके आपका हो गया 40.7%। तो पुरुष भी 100 में से 40 के ऊपर अभी भी खेती में काम कर रहे हैं। लेकिन महिलाओं में तो ये संख्या बहुत ही ज्यादा है। क्यों है ऐसा? क्योंकि गांव में रहने वाले भी बहुत सारे पुरुष हैं जो बाहर शहर में जाकर के काम करने लग जाते हैं, और गांव में खेती पशुपालन ये सारा काम महिलाओं के ऊपर आ जाता है। तो गांव में महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट सबसे ही ज्यादा है प्राथमिक क्षेत्र में। देखिए 62.8%, और वो घट करके कम हुआ, लेकिन 57.1% अभी भी है 2017-18 में। इसका मतलब क्या हुआ कि सबसे ज्यादा जो लोग इन्वॉल्व है खेती में वो कौन है? महिलाएं हैं। अच्छा, दूसरी चीज देखिए, पुरुषों का जो सेकेंडरी सेक्टर आता है, द्वितीय क्षेत्र का आता है, उसमें 25.9% पहले इन्वॉल्वमेंट था, अभी 26.5 है। लगभग लगभग उतना ही है, थोड़ा सा बढ़ गया है। लेकिन तृतीय क्षेत्र का अगर आप देखोगे तो वहां पर अपेक्षाकृत ज्यादा तेजी से बढ़ा है, 30 से आकर के 32.8% हो गया। और महिलाओं के क्षेत्र में भी आप देखोगे तो ये जो परसेंटेज है तृतीय क्षेत्र में, वो काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा है। देखिए काफी ज्यादा तेजी से बढ़ा है, 17 से सीधे 25% पर आ गया, 8% की जंप हुई है। तो हो क्या रहा है कि जो महिलाएं हैं, तृतीय क्षेत्रक आमतौर पे बहुत तेजी से बढ़ रहा है भारत में, हर जगह पर देख लो। यहां पर भी तृतीय क्षेत्रक पहले जो था 15 से 19 पे आ गए, 58 से 59 पर आ गए, 30 से 32 पर आ गए, 32.8 पर, 17 से 25 पर आ गए। ओवरऑल पहले 26.8 था, अब ओवरऑल 31% बढ़ गया है। तो तृतीय क्षेत्र काफी तेजी से बढ़ा है, ये सबको समझ में आ रहा है। सारी जगह पर महिलाएं सबसे ज्यादा इन्वॉल्व है प्राथमिक क्षेत्र में, ये भी सबको समझ में आ रहा है। शहरों में तृतीय क्षेत्र तो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, गांव में प्राथमिक क्षेत्र बहुत ही ज्यादा बड़ा है। ये सारी चीजें हम लोगों ने देख ली, और तृतीय क्षेत्र काफी तेजी से बढ़ भी रहा है। देखो ओवरऑल 26.8% से 31% पर आ गया। और एग्रीकल्चर कम होना चाहिए, जो अच्छी बात भी है अर्थव्यवस्था के लिए। क्यों अच्छी बात है मैं आपको बताऊंगा। अरे अच्छी बात सीधी सीधी इसलिए यार, क्योंकि बहुत ज्यादा लोग इन्वॉल्व हैं, लैंड प्लॉट्स काफी छोटे हो गए हैं, तो बहुत ज्यादा गरीबी है, और उतना ज्यादा आर्थिक बेनिफिट नहीं है एग्रीकल्चर में प्रति व्यक्ति के टर्म्स में अगर आप देखेंगे तो। इस वजह से ये चीज अच्छी है। और मैन्युफैक्चरिंग में भारत का बेस कभी भी बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो पाया, लगभग लगभग उतना ही टिका हुआ है, 24.3 से 24.4 पर आएगा अगर आप ओवरऑल देखोगे। अच्छा, एक चीज जो इसमें थोड़ी सी अजीब है एक्सप्लेन करने को, वो ये आती है कि महिलाएं आज से 7-8 साल पहले 2011 और 12 में 20% इन्वॉल्व थी। जो टोटल महिलाएं हैं उसका 20% इन्वॉल्व था कहां पर? श्रम शक्ति में। जो महिलाओं की श्रम शक्ति उसका 20% था द्वितीय क्षेत्र में, और वो घट करके 17.7% रह गया। जबकि महिलाओं की शिक्षा दीक्षा बढ़ी है, तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन इसमें ऐसा समझ में आता है कि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको समाज इस तरह के कामों में नहीं जाने दे रहा, जो एक नकारात्मक एंगल लेकर के आता है। तो ये सारा एक डेटा ही है, डेटा को एनालाइज करने से अंडरस्टैंडिंग अपनी बिल्ड हो रही होती है। और कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जिस समाज में रहते हैं उस समाज के बाहर की चीजें देख नहीं पाते हैं, क्योंकि हम सारे लोगों की बहुत ज्यादा लिमिटेशन है, और ऐसी लिमिटेशंस को डेटा तोड़ता है। आपको दिखता है कि नहीं नहीं ये स्थिति है, तो वहां से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज्यादा परिष्कृत, ज्यादा शुद्ध और ज्यादा वास्तविकता के करीब होती है। उम्मीद है आपको ये सारी चीजें पसंद आई होंगी, और कुछ आइडिया भी लगा होगा रोजगार किस किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारे देश में अलग अलग सेक्टर्स में। और इसी चैप्टर को आगे अगले वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।